कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। और चुनाव तेलंगाना में भी हैं और तेलंगाना में चुनाव है तो मतलब हैदराबाद में ओवैसी ब्रदर्स का एक्टिव होना लाजमी है। अब असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों फिर से चर्चा में। ओवैसी साहब तो अक्सर बयान देते रहते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान आते कम हैं लेकिन जब आते हैं तो आते हैं जलाने वाले, झुलसाने वाले। और इस बार भी उन्होंने जो उनकी रेपुटेशन है वैसा ही कुछ किया है। अब अकबरुद्दीन ओवैसी जो है उनके लिए उनके निशाने पर दोनों लोग हैं, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। दोनों लोग तेलंगाना में चुनाव भी लड़ रहे हैं। अब नाम नहीं ले रहे पार्टी का, कह रहे हैं चाय वाला हो या कोई गांधी हो सबको देख लेंगे, सबको खामोश कर देंगे। तो सुनिए जरा पहले छोटे ओवैसी क्या कहते हैं। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी तकरीर करने लगेगा और जवाब देने लगेगा तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुखर्रिरों की, बड़े बड़े लीडरों की जबान को बंद कर सकता है, चाहे वो चाय वाला हो या चाहे वो कोई गांधी हो या कोई और हो। हम किसी को छेड़ने नहीं हैं, हम अपने काम में मसरूफ हैं, हम अपने खिदमत में मसरूफ हैं, हमें छेड़ो नहीं बाबा। मैं फिर से कह रहा हूं, छेड़ो मत। दुनिया अगर समझ रही है कि अकबर ओवैसी खामोश है तो खामोश इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में नफरत की बुनियाद पर जो सियासत कर रहे हैं और जो मुल्क को नफरत के जरिए तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो बाजारों में मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उनको तक़वियत मिले, उनको ताकत मिले। ये विधायक हैं तेलंगाना के, 2 सांसद, 7 एमएलए वाली पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी। और बात किसकी कर रहे हैं कि मैं अपनी पे आ गया तो खामोश कर दूंगा किसको, चाय वाले को यानी प्रधानमंत्री को, और कोई गांधी हो तो उसको यानी कि राहुल गांधी को। क्या कहावत है सर कि चिड़िया पैर ऊपर करके सोती है, तो क्या लगता है कि आसमान मैंने रोका हुआ है। टिटहरी, हाँ टिटहरी जो है, और उसके आगे है कि शुतुरमुर्ग हो जाइए। अब कुछ ऐसा ही इन लोगों का भी है, क्योंकि जैसे वो अपनी दुनिया में रहते हैं और उसके भी आगे एक है कुएं का मेढक, कूप मंडूक। तो जब उसके बाहर आप नहीं निकलते हैं तो आपको लगता है बड़ी गजब तैराकी कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए, नदी में छोड़ दिए गए तो समझ में आया, यूपी आए थे, अलग अलग राज्यों में गए थे। लेकिन जो ज़्यादा चिंता की बात होती है ऐसी तकरीरों में, ये उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, उनके अपने इलाके में बड़ा अच्छा करेगी, लेकिन शायद किसी जगह पर ये सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने वाली होगी। आप इसको सिर्फ इस तरह से नहीं देख सकते कि ये नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी पर हमला कर रहे हैं। ये ठीक बात है कि तेलंगाना में जो ओवैसी और केसीआर की पार्टी का गठजोड़ है, उसके सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। यह भी ठीक है कि जो हैदराबाद का इलाका है वहां बीजेपी ने जिस तरह का एक्सपेंशन किया है वो कमाल का है। लेकिन क्या किसी को हम किसी की जुबान बंद करा देंगे, किसी को खत्म कर देंगे? लेकिन शायद अभी पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस जगह पर चला गया है उसमें क्या ओवैसी और कोई और ये सचमुच ये थोड़ी चिंता की बात तो है कि राजनीति में सिर्फ और सिर्फ तीखा बोलने के आधार पर कोई नेता बड़ा हो रहा है या छोटा रह जा रहा है। नहीं, और इन्होंने तो खैर बदजुबानी में जो रिकॉर्ड कायम किया हुआ है वो तो खैर, हाँ, मतलब जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया उसके हिसाब से तो ये बहुत कमजोर है। इसको पॉलिटिक्स समझिए ना तेलंगाना की, जब वो चाय वाला का जिक्र करते हैं और गांधी का जिक्र करते हैं, क्योंकि चाय वाला की बात करके यानी प्रधानमंत्री जी की बात करके वो पोलराइज करते हैं अपने वोटर को। जितना वो बीजेपी के लिए या प्रधानमंत्री जी के लिए आप शब्द बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, उससे वो अपने वोटर को पोलराइज करते हैं, एक साथ करते हैं, एक जगह लाते हैं। और गांधी का जिक्र करके कांग्रेस को वो ठेंगा भी दिखाते हैं। कांग्रेस उनकी खास प्रतिद्वंदी है, बड़ी प्रतिद्वंदी केसीआर के साथ वो बैठ के, तो वो दोनों काम कर रहे हैं। बीजेपी को केवल इसीलिए वो बात करते हैं, बीजेपी को गाली देने का मतलब है कि पोलराइज करना, अपने वोटर को जो भी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें उन सबको एकजुट रखना उनकी कोशिश है। और मैं समझता हूँ आज जो उन्होंने बयान दिया है ये उनके पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए तो ये तो बेहतर बयान है।
समझना चाहिए कि वो थोड़ा सा बेहतर काम कर रहे हैं आजकल। लेकिन जैसे जिक्र हुआ कि आजकल राजनीति में तीखे बयानों की, गाली देने की, अपमान करने की एक बड़ी परंपरा चल गई है। अभी मैं देख रहा था कि एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि 107 एमपीज पर हेट स्पीच के केसेस चल रहे हैं। 107 एमपीज पर हेट स्पीच के मामले में मुकदमे चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या होगा, और जो नहीं चल रहे वो किस तरह से बोल रहे हैं, और हर दिन कोई ना कुछ बोल रहा है। सर ऐसा दरअसल जब ये इस टाइप के कैरेक्टर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे होते हैं तो कभी कभी अफसोस होता है कि भाई हम अपनी राजनीति में जो मयार रखना चाहते हैं, जो आप शालीनता जो शालीनता की हम उम्मीद करते हैं, शालीनता भी ना सही कम से कम गाली गलौज ना हो इसकी उम्मीद करते हैं, तो जब ऐसे किरदारों के पुराने बयान आप याद करेंगे तो कार्रवाई जो नहीं होती और उसके बाद वो फिर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, आज हो गई बात, आई गई हो गई। कैसे भूल सकते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी का पुराना बयान? इसीलिए उनके भाई साहब को बड़ा बुरा लगता है कि आप जो है बार बार अकबर के पुराने बयान की याद दिलाते हैं। असदुद्दीन साहब जो इन्होंने भगवान राम के बारे में कहा था। असदुद्दीन साहब की खास बात क्या है कि वो भी तीखे बयान देते हैं, लेकिन वो बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में रहे, कोई और बात हो तो वो बहुत संभल के बात करते हैं। बात में उनकी भी तीखापन उतना ही होता है। यदि आप देखेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब को तो वो भी उतनी तीखी तकरीर। मैं भी सुनाऊंगा आपको उनका बयान। नहीं, मुझे तो ये भी लगता है ना कि वो बैरिस्टर भी हैं, तो सारी बैरिस्ट्री उन्होंने की ही इसलिए है कि कानून के दायरे में रहते हुए जितना गंदा से गंदा बोल सकते हैं। हाँ, तो वो रहते कानून के दायरे में है, कोशिश करते हैं। लेकिन ये सभी की बात होती है। मैं आपको बयान सुना देता हूं अभी असदुद्दीन ओवैसी का। फर्क जो आप बता रहे हैं उसमें आपको दिखाई दे जाएगा। हालांकि उसमें भी एक बड़ी कंट्रोवर्शियल बात उन्होंने कही है। अब जरा असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनिए। असदुद्दीन ओवैसी का दायरा थोड़ा बड़ा है क्योंकि वो देश भर में घूमते हैं, पार्टी को फैलाने का काम उन्होंने अपने सर पर लिया हुआ है। बंगाल, गुजरात जाना हो, बिहार, यूपी जाना हो, सब जगह जाते हैं असदुद्दीन ओवैसी। अब राजस्थान में नासिर जुनैद हत्याकांड की बात उन्होंने की, लेकिन नासिर जुनैद हत्याकांड की तुलना उन्होंने कर डाली कन्हैया लाल मर्डर केस से। कन्हैया लाल उदयपुर वाले जिनका गला रेत दिया गया था, गला काट दिया गया था, दोनों केसेस की तुलना करके एक कंट्रोवर्सी उन्होंने क्रिएट की है। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी को। कांग्रेस पर यकीन मत करिए, मैं देख चुका हूं कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में क्या किया। राजस्थान में आप देख लो कि जुनैद और नसीर को किडनैप करके लेकर चले जाते हैं, जिंदा जला दिया जाता है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया जाता है और उसके बाद उनके घर वालों को सिर्फ मिलते हैं 15 लाख, अभी तक 5 लाख दिए। वही कन्हैया लाल जिसको दहशतगर्दों ने मार दिया, उसको 50 लाख और नौकरी, मगर जुनैद और नसीर को कोई नहीं। अब हालांकि वो कन्हैया लाल का कत्ल करने वालों को दहशतगर्द कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, लेकिन तुलना इस बात पर कर रहे हैं कि जुनैद नासिर के हत्या हुई तो उनको 15 लाख और कन्हैया लाल टेलर की हत्या हो गई तो उसको 50 लाख। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे खराब तो एक ये हो गया है आजकल कि किसी भी तरह से किसी की जान जाए तो मुआवजे से उसको आप एक तरह से कहें कि सब थोप दीजिए, कवर कर दीजिए, पूरी तरह से वो दिखे नहीं। सबसे खतरनाक है ये। लेकिन जो ओवैसी साहब कर रहे हैं, कन्हैया लाल दर्जी की हत्या जिस तरह से हुई और जिस तरह से देश में दहशत का माहौल बनाया गया, कन्हैया लाल दर्जी कोई गौ तस्करी नहीं कर रहे थे, किसी दूसरे के धर्म, किसी दूसरे की आस्था पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे थे, अपना जीवन यापन कर रहे थे, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे थे। और कोई बयान, किसी तरह की बयानबाजी हो, उस बयानबाजी के आधार पर किसी का खून खोले, तो ऐसे तो ओवैसी साहब जो कर रहे हैं उसके आधार पर बहुत कुछ हो सकता है। तब तो हेट स्पीच के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी हो सकते हैं। और जब दोनों की आप तुलना करते हैं तो आप दरअसल एक नए किस्म का घृणा, जाति, सांप्रदायिक हिंसा, विभाजन की जमीन तैयार कर रहे हैं। दोनों में कोई एक दूसरे का कोई तुलना है ही नहीं। और जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको कांग्रेस से लड़ाई लड़ने के लिए करना है तो क्या आप उस वक्त आए थे जब कन्हैया लाल दर्जी के समय पूरे देश में दहशत का माहौल था? उस वक्त आप नहीं आए। आज जब वो माहौल नहीं है तो आप इसकी तुलना नासिर जुनैद से कर रहे हैं। और नासिर जुनैद के ऊपर जो आरोप हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ वो शर्मनाक है और राजस्थान की सरकार को उसमें जो भी दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन दोनों का पैरेलल खींचना मतलब सांप्रदायिक घृणा की जमीन तैयार करने की कोशिश करना। आप कैसे देखेंगे इस बयान को? देखिए,
ओवैसी ब्रदर्स के पैरों के नीचे से जमीन तेलंगाना में खिसक गई है। इसी तरह की वह सांप्रदायिकता की जमीन तैयार कर रहे हैं अपने जमीनी स्तर पर। जो तेलंगाना की रिपोर्ट्स आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी 2 से ज़्यादा सीटें जीतने की स्थिति में नहीं है आज की तारीख में। और ये जो उनके भाई का जो बयान आया है, ओवैसी जो बोल रहे हैं लगातार तेलंगाना में उनकी घटती जो ताकत है उसके परिपक्ष में। और मैं तो एक मतलब इसके आगे भी कहना चाहता हूँ कि 2019 में जो अमेठी में उलटफेर हुआ था वैसा ही कुछ आपको 2024 में हैदराबाद में देखने को मिल सकता है। ओवैसी चुनाव हारेंगे, बिल्कुल हार भी सकते हैं और बहुत तगड़ी चुनौती इनके सामने भारतीय जनता पार्टी देने को जा रही है। और उनका बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो गया उनकी तरफ से, ये बात उनको पास खबर आ रही है। और ये उसी आधार को देख के ये लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि हैदराबाद का जो बहुसंख्यक मुस्लिम तबका है वो किसी भी तरीके से उनके साथ जुड़ा रहे और उनके सीट देखिए हैदराबाद में इनकी पार्टी का और ओवैसी का होल्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी हैदराबाद जाएगा वो इस बात को महसूस करता है। आपने कहा कि इस बार ओवैसी के साथ अनहोनी हो सकती है, हैदराबाद हिसाब से संघ का कार्य हार सकते हैं। बिल्कुल जिस हिसाब से संघ रिजल्ट में भी जिस तरह से काम हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया तो वो उनको थोड़ा सा एक खतरे की घंटी लगता है। मेरा एक सवाल ये है कि ये इनकी पार्टी मुसलमानों की, पार्टी के नाम में मुसलमान, पॉलिटिक्स वो मुसलमानों की करते हैं, इनको मुसलमानों को उकसाने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। आपकी पार्टी आप रिप्रेजेंटेशन ही केवल उन्हीं को दे रहे हैं। नहीं, जब आपका खुद पर भरोसा कम होने लगे, जो बात की जा रही है कि खतरा हो रहा है, यदि उनको लग रहा है कि यहाँ पर जमीन खिसकने वाली है तो फिर उसको पोलराइज करना पड़ेगा ना। जो मैंने पहले भी कहा कि अकबरुद्दीन का भी वही मतलब है कि पोलराइज किया जाए, नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी का गाली दी जाए, तो उससे जो उनका वोट बैंक है उसको बार बार ये कहा जाए कि देखो कहीं चले मत जाना। वो बीजेपी में नहीं जाएगा लेकिन कहीं कांग्रेस में ना चला जाए। दरअसल असली खतरा कांग्रेस से खतरा उनको कांग्रेस से है। नए वोटर्स जो आए हैदराबाद में, जो नए वोटर्स पढ़े लिखे मुस्लिम हैं वो ओवैसी के साथ जुड़ नहीं रहे। ओवैसी की सब समस्या बड़ी है कि जिस हिसाब से उसने वहां राजनीति करी है सांप्रदायिकता की, लोगों को डरा के मुसलमानों की भाई मैं नहीं रहूंगा तो आपके साथ क्या होगा, जिस आधार पे वो चुनाव जीतते रहे, अब एक बड़ा वर्ग जो पढ़ लिख गया है वो ओवैसी से दूर होते जा रहा है उसकी राजनीति से। तो ओवैसी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ओवैसी की पार्टी का ग्राफ का फुटप्रिंट आप देश में बढ़ता हुआ देखते हैं क्या? जहां जाते हैं भीड़ तो बहुत आती है, शोर भी बहुत होता है इनकी सभाओं के अंदर। नहीं, बिल्कुल फुटप्रिंट बढ़ रहा है। और अगर नहीं बढ़ रहा होता तो देखिए 2 जगह, महाराष्ट्र और बिहार, ये दोनों राज्य समझिए आप, वहां पहले से मुस्लिम लीडर्स हैं, मुस्लिमों के रहनुमा कहे जाने वाले नेता हैं। शरद पवार जिस राज्य में हो इतने मजबूत, वहां अगर जीत जाए ओवैसी की पार्टी, सांसद बना ले जाए तो बड़ी बात है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाए तो बड़ी बात है। और उससे भी आगे बिहार में जहां लालू प्रसाद यादव हैं, जहां नीतीश कुमार हैं, लालू जी की पूरी राजनीति ही इसी पर टिकी हुई है कि अकेला नेता है जिसने भाजपा के साथ कभी समझौता नहीं किया। अकेला नेता है जो खड़ा हो गया, कहा सरकार गिरती है तो गिरती रहे लेकिन हम जाने नहीं देंगे राम रथ यात्रा को जो आडवाणी जी लेकर निकले थे। उस राज्य में अगर विधायक बन जाते हैं, वो भी एक नहीं 5-6 विधायक बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इनका फुटप्रिंट बढ़ रहा है। अभी मेरठ में जिस तरह से जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें एआईएमआईएम की एक, जिसको कहते हैं कि शुरुआत होती हुई दिखी। जो भी मुस्लिम इलाके हैं वहां जो नौजवान आ रहा है वो असदुद्दीन ओवैसी से कनेक्ट होता है। हालांकि वो वोट में कन्वर्ट होगा और इतना वोट मिल जाएगा कि वो विधायक बना देगा, वो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फुटप्रिंट तो बढ़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप है। और वो क्या कर रहे हैं आप देखते हैं, ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स क्या है कि वो जो हिंदुस्तान में अभी तक की कन्वेंशनल मुस्लिम लीडरशिप थी उसको चैलेंज कर रहे हैं कम्युनिटी में कि भाई ये लोग आपके रहनुमा नहीं है। अभी तक हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से मुसलमानों की लीडरशिप नॉन मुस्लिम्स ने ही की है। मौलाना आज़ाद को छोड़ दिया जाए तो नॉन मुस्लिम ने लीडरशिप की, चाहे वो वीपी सिंह रहे हों, शरद पवार रहे हों, लालू यादव रहे हों, मुलायम सिंह रहे हों, अर्जुन सिंह रहे हों, कोई नहीं रहे हैं। लेकिन ओवैसी साहब इसी को बार बार ठोक पीट कर बता रहे हैं मुस्लिम समाज को कि ये लोग आपके नेता नहीं है, ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुसलमानों की लीडरशिप मुसलमानों के पास जाए, इसको मैं पहले भी शायद हमने इस बात पे जिक्र की कि आप इसको आज़ादी से पहले चले जाइए, ये खतरनाक सिग्नल है। एमआईएम जो है, जो आज़ादी के पहले जिस तरह से काम कर रही थी और उसने वही उस समय भी मुसलमानों के अलग-अलग कंट्री विद इन कंट्री वाला जो मसला किया था वो वहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान को लगता है कि उसके लीडरशिप में मुसलमान की जरूरत नहीं है। जैसे आरिफ साहब भी देते हैं ना, वो कहते हैं भाई आजम खान के खिलाफ हो गया,
अखिलेश यादव क्या कर रहे थे उस वक्त? वो वो वही कर रहे कहेंगे हैं, तो कि वो उनको 17-18% बिहार में है, तो बिहार में क्यों नहीं सीएम डिप्टी सीएम बनाया गया? उत्तर प्रदेश में वैसे वो सवाल उसी खड़े को करेंगे। चैलेंज कर रहे हैं। और जब नासिर जुनैद का जिक्र करते हैं तो वो अशोक गहलोत को, कांग्रेस को बार बार चैलेंज कर रहे हैं ना। तो वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप या जो भी पार्टी की लीडरशिप है वो मुसलमानों को केवल एक्सप्लॉइट करते रहे अपनी पॉलिटिक्स के लिए। इसलिए अब जरूरी है कि मुसलमानों की लीडरशिप मुसलमानों के हाथ में आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।